वीडियोस देखे, बुक्स पढ़े, कोर्सेज किए और बहुत मेहनत करके आपने इन्वेस्टिंग सीखी, फंडामेंटल एनालिसिस सीखा और बड़ी मशक्कत के बाद आपने कुछ शेयर्स खरीदे बहुत उम्मीदों के साथ। अब वो शेयर्स ना बढ़ ही नहीं रहे, कितना भी आप इंतजार करो आपके खरीदे हुए शेयर्स बढ़ ही नहीं रहे। और वो जो आपका दोस्त है ना जिसने बस हवा में किसी से सुन के शेयर खरीद लिए थे, उसके शेयर्स डबल हो गए। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन होता है ना, विश्वास उड़ जाता है ना कि मैं तो इतनी रिसर्च कर रहा हूं, मैंने पढ़ा भी ये, देखा भी ये, सुना भी ये, फिर मेरे शेयर्स क्यों नहीं बढ़ रहे? सब कुछ जो पढ़ाया गया था वो सब बेकार है, ये सब कुछ काम नहीं करता। कई बार ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता है ना। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो लगते अच्छे हैं, लगते सस्ते हैं, क्वालिटी भी चीप भी, फिर भी नहीं बढ़ रहे। ऐसा क्यों होता है जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। शुरू करते हैं फिनोलॉजी और जानते हैं कि कई बार अच्छे शेयर्स का दाम बढ़ता क्यों नहीं। तो अब ना हम जानते हैं 6 ऐसे रीजंस कि जिसके कारण एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी का शेयर भी बहुत समय तक बढ़ता ही नहीं, उसका प्राइस और वहीं का वहीं रहता है और आपको फ्रस्ट्रेट करता है। ऐसे 6 रीजंस, और इसमें से 5th और 6th रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन रीजंस को जरूर देखिएगा। आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, लेकिन 5th और 6th पॉइंट को जरूर देखिएगा। और हां, क्योंकि मैं आपका दिमाग पढ़ सकता हूं, मैं आईटीसी भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला रीजन कि जब हम फंडामेंटल्स देखते हैं ना, जब हम देखते हैं कि उसकी बैलेंस शीट कैसी है, कितना उसने प्रॉफिट कमाया है, ग्रोथ कैसी है, बैलेंस शीट में डेट कम है कि ज़्यादा है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग कैसी है, हिस्ट्री कैसी है, ये सब कुछ, इस पे हम एक बात ये हमको ध्यान रखनी है कि ये सारा ना कंपनी के पास्ट और प्रेजेंट को दर्शाता है। हो सकता है पास्ट बहुत अच्छा था, आज बहुत अच्छा है, लेकिन फंडामेंटल्स हमको पास्ट एंड प्रेजेंट बताते हैं। और शेयर मार्केट किसी कंपनी को वैल्यू करता है इस उम्मीद में कि वो कंपनी फ्यूचर में कैसा करेगी। एक क्लासिक एग्जांपल ले लेते हैं, कैस्ट्रॉल। हम सब जानते हैं, कुछ साल पहले तक बहुत ऐड भी आता था, बाइक्स में कैस्ट्रॉल का ही ऑयल डलवाना है। जैसे एमआरएफ चक्कों के लिए मशहूर, वैसे ऑयल के लिए कैस्ट्रॉल मशहूर। लेकिन अगर आप उस कंपनी के आज फंडामेंटल्स देखोगे, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है। लेकिन अब ये जो ईवीज लगातार आती जा रही हैं, इसके कारण मार्केट बहुत अनसर्टन है कि कैस्ट्रॉल का फ्यूचर कैसे होगा। अब कैस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। कई तरह के फ्लूइड्स तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी लगते हैं और कैस्ट्रॉल उस तरह के फ्यूल्स में भी बहुत सारा इनोवेशन कर रहा है। लेकिन फिर भी इन जनरल मार्केट को पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने के बाद कौन सी कंपनी के ई फ्लूइड्स ज्यादा चलेंगे, कौन सी कंपनी फ्लूइड्स में नंबर 1 हो जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। क्योंकि आज तो कैस्ट्रॉल कमा रही है ट्रेडिशनल व्हीकल से, जो कि डिसरप्ट होने वाला है, ऐसा मार्केट को लगता है। तो क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए ये शेयर ने पिछले 3-4 सालों में बहुत खराब परफॉर्म किया है, डिस्पाइट कि बैलेंस शीट बहुत हेल्दी लगती है। तो पहला रीजन, आपको प्रेजेंट और पास्ट की हिस्ट्री देख के या आज जो बैलेंस शीट दिख रही है वो देख के सिर्फ शेयर नहीं लेना है। आपको ये भी देखना है कि उस कंपनी का आज से 10 साल तक का फ्यूचर कैसा है, क्योंकि मार्केट उसको उसी बेसिस पे वैल्यू करने वाला है। जैसे आपकी फ्यूचर वेल्थ प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको प्रेजेंट में मेरी नई बुक मिंट योर मनी पढ़ लेनी चाहिए। इस बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और फिजिकल बुक स्टोर्स में भी, हालांकि अभी ज्यादा खुले नहीं है, लेकिन इन बुक स्टोर्स में भी ये बुक अवेलेबल है। सेकेंड रीजन, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। अगेन, पास्ट और प्रेजेंट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसे रेगुलेटरी या गवर्नमेंट रूल चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं जिससे ये लग रहा है मार्केट को कि इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को बहुत नुकसान होगा। जैसे अपन टेलीकॉम कंपनीज के समय देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट अनाउंस करे कि अगले स्पेक्ट्रम ऑक्शन में बेस प्राइस इतना है, यानी स्पेक्ट्रम के लिए कम से कम टेलीकॉम कंपनीज को, सरकार को इतना पैसा देना पड़ेगा। अगर वो बेस प्राइस बहुत हाई सेट हो जाए ना, तो टेलीकॉम कंपनीज नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि उनको अपनी अर्निंग्स में से बहुत सारा पैसा शायद कर्जा लेके भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए। तो ये जो गवर्नमेंट चेंजेस है ना, कई कंपनीज इन पे भी बहुत डिपेंडेंट होती है, जैसे आईटीसी। हालांकि आईटीसी के बहुत सारे और रीजंस भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक रीजन क्या है, हर साल सिगरेट पे टैक्स बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है, जिस कारण पिछले कुछ सालों में सिगरेट्स का वॉल्यूम बढ़ा नहीं है इंडिया में। हालांकि अगर मैं डिटैच होकर सोचूं तो ये अच्छी बात है, लोग जितनी कम सिगरेट पिए उतनी अच्छी बात है, लेकिन इस कारण मार्केट को ये शेयर को बढ़ाने में संकोच होता है, क्योंकि वॉल्यूम्स में प्रॉब्लम आ रही है और हर साल गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती जा रही है। तो फ्यूचर रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी
ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे एक अनसर्टेनिटी ना डीमैट अकाउंट खुलाते समय भी होती है कि कौन सा ब्रोकर सही है, जिसका लिंक हमको मिल जाए उसमें खुला लेते हैं, ये सही नहीं है। इसके लिए आप आइए select.phinology.in पे, जहां हमने इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जान सकते हैं और सिलेक्ट की तरफ से इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए 1000 रुपए के रिवॉर्ड्स भी आपको हमारी तरफ से मिलेंगे। सिलेक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा रीजन, देखिए कोई भी शेयर का प्राइस डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी कंपनी के शेयर्स की सप्लाई हमेशा बहुत ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा कैसे? जैसे ही थोड़ा सा प्राइस बढ़े, बहुत सारे लोग वो शेयर बेचने को तैयार हो जाते हैं, जिस कारण सप्लाई बढ़ जाती है और वो शेयर का प्राइस बढ़ नहीं पाता। तो ये बहुत होता है आईटीसी के साथ, ये बहुत होता है बहुत सारी पीएसयू कंपनीज के साथ जिनमें इक्विटी बहुत बड़ी है और जिनमें फ्लोट बहुत ज्यादा है। अब जैसे एमआरएफ की बात करते हैं, एक शेयर ही 70-80 हजार का, जिसमें भी ज्यादातर शेयर प्रमोटर के पास यानी ओनर के पास। अब वो तो अपने बाजार में रोज शेयर खरीदेंगे बेचेंगे नहीं, तो अगर मुझे खरीदना है तो बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं है। अगर मुझे बड़े यूनिट्स खरीदने हैं, वैसे मैं तो बड़े यूनिट्स खरीद नहीं सकता, रिटेल इन्वेस्टर कहां एमआरएफ के ज्यादा यूनिट्स खरीद पाएगा, लेकिन अगर किसी म्यूचुअल फंड को खरीदने हैं, किसी को भी खरीदने हैं, किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बहुत सारे यूनिट्स खरीदने हैं, तो वो अवेलेबल ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर शेयर्स प्रमोटर के पास है और एक शेयर 80 हजार का है, इसको ना उन्होंने स्प्लिट किया ना बोनस ज्यादा लाए, इस कारण उसके यूनिट्स की सप्लाई लिमिटेड है। वहीं आईटीसी जैसी कंपनी की बात करते हैं, एलएनटी की बात करते हैं, एसबीआई की बात करते हैं, कोल इंडिया की बात करते हैं, इन कंपनीज की इतने सारे शेयर्स पब्लिक के पास हैं जो कई सालों से इनके बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो सोचिए, आप 2-2, 3-3 साल से आईटीसी लेके बैठे हैं, बढ़ता ही नहीं। आपने मन क्या बना के रखा है, यार मेरी खरीदी से 10% ऊपर जाएगा ना, मैंने इसको बेच देना है। तो वो शेयर जैसे ही 5-10% ऊपर जाता है, कई सारे लोग जो उससे फ्रस्ट्रेटेड हैं वो बेचने को आ जाते हैं, जिस कारण कभी भी उस शेयर में मोमेंटम या रैली नहीं बन पाती और हाई लिक्विडिटी के कारण वो शेयर हमेशा वहीं का वहीं रहता है। हालांकि ये बहुत बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। फंडामेंटली अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा करती जा रही है तो उसके शेयर प्राइस को बढ़ना ही होगा, लेकिन ये मूवमेंट आसानी से नहीं आ पाता और जल्दी नहीं आ पाता। तो थोड़ा बहुत फैक्टर लिक्विडिटी का भी रहता है। किसी भी कंपनी की प्रमोटर शेयर होल्डिंग, प्रमोटर हिस्ट्री, उस कंपनी के प्राइस हिस्ट्री, सारा फंडामेंटल डेटा, परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, सारी रिसर्च जो भी एक कंपनी को पिक करने के लिए आपको जरूरत है, वो सारी रिसर्च आप कर सकते हैं टिकर बाय फिनोलॉजी पे, जो है एक एम्पावरिंग टूल जहां हर कोई आके स्टॉक्स की रिसर्च कर सकता है और वो आपकी मदद करता है फ्री में अच्छे स्टॉक्स पिक करने में। तो ticker.phinology.in को ट्राई जरूर कर लीजिएगा। चौथा फैक्टर, वो कंपनी कौन से सेक्टर में ऑपरेट करती है और वो सेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड और प्रेजेंट सेंटिमेंट कैसा है। क्योंकि कई सेक्टर्स होते हैं ना जिसमें कभी किसी कंपनी ने पैसा कमा के दिया ही नहीं। जैसे शेयर बाजार के बारे में ये है कि यहां जब भी कोई एजुकेशन या एड टेक कंपनी आती है तो एजुकेशन सेक्टर के शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसा बना के नहीं दिया है। ट्री हाउस हो, जी लर्न हो, और भी बहुत सारे शेयर्स थे हिस्टोरिकली जो एजुकेशन सेक्टर के थे और इन्होंने पैसा बना के नहीं दिया है। तो बड़ा ही नेगेटिव परसेप्शन रहा है इस सेक्टर को लेके। तो जब तक कोई एक कंपनी आके एक्सेप्शनली परफॉर्म नहीं करती, बाकी कंपनीज को भी ना, भले ही वो कितनी अच्छी हो, उनको अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिलता। वहीं कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, जैसे पिछले कुछ समय में एएमसीज ने बहुत अच्छा किया है, इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत अच्छा किया है। तो कोई नई एएमसी या इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ भी आता है ना, तो उसको बहुत अच्छा वैल्यूएशन मिलता है, क्योंकि इन जनरल उस सेक्टर की कंपनीज ने बहुत अच्छा किया है। कोविड के पहले तक फार्मा कंपनीज पिछले 2-3 सालों में सारी की सारी फार्मा कंपनीज सस्ते में अवेलेबल थी, कोई अच्छी भी हो उसको वैल्यूएशन नहीं मिलता था। और आज की स्थिति में सारी फार्मा कंपनीज महंगी हैं। तो सेक्टर पे भी मार्केट को कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ये भी बहुत ज्यादा लेकिन ये भी बहुत ज्यादा डिटरमाइन करता है कि वो शेयर कैसा करेगा इन द मीडियम टर्म, 3 से 4 साल के बीच में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन सेक्टर्स की कंपनियों को ना लें जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है, क्योंकि हो सकता है आपको कोई ऐसे सेक्टर में जो निग्लेक्टेड है वहां एक हिडन जेम मिल जाए। और सेक्टर्स का क्या है, मार्केट सेंटिमेंट्स का क्या है, हर 2 साल में बदलते रहते हैं। तो आपको अगर कोई निग्लेक्टेड सेक्टर में कोई अच्छी कंपनी मिल रही है उसे जरूर लेना चाहिए, बशर्ते आप 4-5 साल इंतजार कर सकते हैं और हो सकता है आपको एबनॉर्मल गेन्स मिले वैसे में। इनफैक्ट अगर आप सेक्टर एनालिसिस या बहुत सारी कंपनीज के बिजनेस मॉडल को कैसे एनालाइज किया जाता है इसे सीखना चाहते हैं ना, तो आप हमारे नए यूट्यूब चैनल फिनोलॉजी टिकर को ट्राई कर सकते हैं, जहां हम रेगुलरली बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री एनालिसिस करते रहते हैं। 5वां पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कई बार ना कई कंपनीज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उन कंपनीज में वैल्यू को डिस्कवर करना मुश्किल हो जाता है, या उन कंपनीज को सही से वैल्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर आपको कोलगेट को वैल्यू करना है तो बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं कोलगेट के, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। तो हम देख सकते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट है, ओरल हाइजीन है, मार्केट कितना साइज है उसका कोलगेट का शेयर उसमें कितना है, और बेसिकली ये सारे एनालिसिस करना आसान है। लेकिन अगर मैं HUL को वैल्यू करना चाहूं, वो पर्सनल केयर में है, फूड में है, ब्यूटी में है, बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं, वैल्यू करना कोलगेट के मुकाबले थोड़ा मुश्किल है। अब मैं रिलायंस को ले लूं, टेक्सटाइल बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, केमिकल बिजनेस है, टेलीकॉम बिजनेस है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिजनेस हैं जिनमें कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल अलग अलग हैं, उनको वैल्यू करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। तो मेरे लिए ना ये बहुत मुश्किल है कि मैं देखूं कि अगर सपोज रिलायंस 10 लाख करोड़ की है, उसमें से जियो का वैल्यूएशन कितना है, उसमें से टेक्सटाइल का कितना है, रिटेल का कितना है, केमिकल्स का, पेट्रोल का कितना है, ये सब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है। तो रिलायंस जैसी कंपनी को वैल्यू करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। उसी तरह ITC, ऐसा लगता है सारी ये प्रॉब्लम्स ना ITC में एक साथ हैं। ITC में भी बहुत अलग अलग तरीके के बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी, एग्री, स्टेशनरी, FMCG, फूड, टोबैको, बहुत तरह तरह के बिजनेस है। इनको अगेन वैल्यू करना और ये फिगर आउट कर पाना कि किस वर्टिकल की वैल्यू कितनी है, ये एक मुश्किल एक्सरसाइज है, जिस कारण भी इन कंपनीज को वैल्यू करना मुश्किल होता है और मार्केट को समझ में नहीं आता कि इनको कितना बढ़ाना है, कितना गिराना है। जिस कारण ना आपने सुना होगा कई बार ये होता है कि इस सेगमेंट को इसमें से डीमर्ज कर दो तो वैल्यू अनलॉक हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए अगर रिलायंस कल को जियो को अलग कर देता है, जियो इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके एक अलग कंपनी बन गई, तो फिर उसको और एयरटेल को हम डायरेक्टली कंपेयर कर पाएंगे और पता कर पाएंगे कि जियो को कितना वैल्यूएशन देना है। सब कुछ साथ में हो तो ये वैल्यूएशन मुश्किल हो जाता है। तो कई कंपनीज इसलिए डीमर्जर्स करती हैं, जैसे टाटा, कई सारी अलग अलग कंपनीज लिस्टेड है उसकी, गोदरेज, 3-4 अलग अलग कंपनीज लिस्टेड है, ताकि आपको जो बिजनेस पसंद है आप सिर्फ उसमें इन्वेस्ट कर सकें। ITC रिलायंस के साथ कैसा है, हो सकता है आपको सिर्फ जियो पसंद है लेकिन आपको पूरे रिलायंस का शेयर लेना पड़ेगा। तो एक ये भी तरीका है वैल्यू क्रिएट करने का कि आप डीमर्ज कर दो। और ऑफ कोर्स कंपनीज को वैल्यू करना कैसे है, ये सीखने के लिए है फिनोलॉजी का अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जहां हम आपको सिखाते हैं वैल्यूएशन करना, बिजनेस मॉडल्स एनालाइज करना, उनमें गड़बड़ियां आइडेंटिफाई करना और गलत शेयर में घुसने से बचना। तो अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब छठवां पॉइंट, कई बार ना कुछ कंपनियां अहेड ऑफ इट्स टाइम होती हैं, मार्केट को और लोगों को पता नहीं होता उस बिजनेस का पोटेंशियल। जैसे आज से 3-4 साल पहले जब CDSL अपना IPO लेके आया था तो लोगों को पता नहीं था कि इंडिया में कितने करोड़ों डीमैट अकाउंट्स खुल सकते हैं, कितना ज्यादा पोटेंशियल है इंडिया में इंक्रीजिंग इक्विटी पार्टिसिपेशन का, कोई ऐसे सोचता नहीं था। तो अब पैंडेमिक आया, लोग घरों में थे और धड़ल्ले से डीमैट अकाउंट्स खुले। CDSL बड़ा बेनिफिशियरी था। वो फेमस डायलॉग है ना, अपना टाइम आएगा। तो कई बार ना कई कंपनियों का टाइम आया नहीं रहता, फ्यूचर में आने वाला होता है। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है कि आपके शेयर का टाइम कब आएगा। जैसे शायद CDSL का टाइम अब आया और 1 साल में वो 3 गुना हो गया और 1 साल में बहुत तेजी से अकाउंट्स बढ़े। तो वो शेयर हमेशा IPO प्राइस से नीचे चलता था पिछले 3 सालों से, और जैसे ही उसका टाइम आया, डीमैट अकाउंट्स खुले, टाइम बदल गया। तो कई बार ना हमें पेशेंस रखना पड़ता है। अब इन समरी इसका क्या मतलब है कि मैं कई शेयर्स खरीद रहा हूं और वो बढ़ नहीं रहे, तो मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, एक अच्छी बात यह है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ना अपने पोर्टफोलियो में 10 से लेके 20-22 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है आपको। मैं कभी ये कहता नहीं कि आपको 2, 4 या 5 स्टॉक्स रखने। तो अगर आपके पास 15-20 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में जो अच्छे हैं, आपने केयरफुली पिक किए हैं, तो अच्छी बात यह है कि उसमें से कोई ना कोई 1-2 शेयर हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो आपको ना, अगर आपके 15 में से 10 शेयर अच्छा कर रहे हैं या 5 शेयर अच्छा कर रहे हैं, तो आपको वो 2 शेयर जो अच्छा नहीं कर रहे उनके पीछे नहीं पड़ जाना है, रोज उनको एग्जामिन नहीं करना है कि ये क्यों नहीं बढ़ रहा। उस चक्कर में आप बेच के निकल जाएंगे और हो सकता है उसके 6 महीने बाद वो शेयर बढ़ जाए, या हो सकता है उसके 6 घंटे बाद वो शेयर बढ़ जाए, फिर तो बहुत दुख होता है। तो अगर वो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, उस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है और शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा, तो उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना ये बहुत गलत होगा, क्योंकि शेयर प्राइस आप कंट्रोल नहीं करते। तो आपको उस चीज पे फोकस करना है जिस पे आप कंट्रोल करते हैं। आपके हाथ में है अच्छी कंपनी को लेना, सस्ता लेना, जिस कंपनी का फ्यूचर हो उसको लेना।
उसका प्राइस बढ़ेगा कि नहीं वो आपके हाथ में नहीं है, तो उसकी चिंता मत करिए। आप अपनी कंट्रोलेबल चीजें, अपना प्रोसेस अच्छा रखिए। मार्केट को जब डिस्कवर करना होगा ना वो करेगा। और कई बार ना ये शेयर ना बढ़े तो फायदा भी होता है, क्योंकि हमको इनकम कैसे आती है, हम में से ज्यादातर लोगों को मंथली इनकम आती है। तो अगर मैं शेयर लूं और वो तुरंत बढ़ जाए तो एक नुकसान होता है कि मैं ज्यादा खरीद नहीं पाता। लेकिन अगर मैं लूं और वो 2 साल तक ना बढ़े तो मेरे पास क्वांटिटी अच्छी खासी हो जाती है, फिर जब वो बढ़ता है ना तो फायदा भी बहुत होता है। तो कई बार ना जो चीजें बुरी लगती हैं वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होती है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। क्योंकि ना मुझे कई बार कमेंट्स में आता है कि आपका नया वीडियो पता नहीं चलता। उसका सिंपल सॉल्यूशन है बेल आइकन दबा देना। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ जो इस प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेटेड है कि मेरा शेयर तो बढ़ता ही नहीं और दोस्तों के शेयर बढ़ते हैं उसको देख के जल रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, तो मेरी सारी सोशल मीडिया आईडीज अब आपके स्क्रीन पर हैं। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।